वेलकम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा डीएफएस विच इज डायलॉग फॉर सस्टेनेबिलिटी। जो कि बेसिकली जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर उन्होंने हमें 6 स्टेप्स के अकॉर्डिंगली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी प्रोवाइड की है, जिनको हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी अपने इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो 6 स्टेप्स को अगर हम फोकसली देखें, वो बहुत ज्यादा अलाइन है विद द कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट साइकिल्स सच एज प्लान डू चेक एक्ट, या सिक्स सिग्मा का जो डिमैक मेथोडोलॉजी है उससे भी अलाइन है, या हम A3 रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन 6 स्टेप्स को यूज कर सकते हैं। अब हम इनको जरा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली वो 6 स्टेप्स हैं क्या। बट इसके अंदर जो डायलॉग फॉर सस्टेनेबिलिटी का वर्ड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स कि हमने जी सबसे पहले क्या करना है, द डायलॉग फॉर सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक टीम बनानी है जिसको हम कहते हैं चेंज मैनेजमेंट टीम। ओके, बेसिकली जो कि आपकी इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती है। सो वो क्रॉस फंक्शनल होनी चाहिए, मीन दे कैन कम्युनिकेट एंड नेगोशिएट कर सकें, ठीक है, और वो एक कम्युनिकेशन चैनल बने ताकि अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो प्रॉब्लम है, वर्क प्लेस के अंदर जो प्रॉब्लम है, उनको वो जो है वो रिजॉल्व कर सकें यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी। ओके, वंस कि हमने वो चेंज मैनेजमेंट टीम जो है वो डेवलप कर ली है क्रॉस फंक्शनल, ओके, मीन हर डिपार्टमेंट से जो है वो इन्वॉल्व पर्सन हमने इन्वॉल्व कर लिए हैं। बेटरली वो चेंज मैनेजमेंट टीम कौन सी होनी चाहिए, जिस एरिया का वो प्रॉब्लम है, जिस वर्क प्लेस का वो प्रॉब्लम है, उसका हम जो है वो पर्सन लाजमन एक जो है वो इन्वॉल्व करें, एंड देन हम उससे रिलेटेड जो लिंक्ड लोग हैं उनको भी उस चेंज मैनेजमेंट टीम का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, वंस कि हमने चेंज मैनेजमेंट टीम अपनी अनाउंस कर दी है, ठीक है, और हमने मेक श्योर किया है कि वो किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो स्टेप नंबर 1 पे हम क्या कर रहे होंगे, हम कर रहे होंगे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ओके, जो कि चेंज मैनेजमेंट टीम हमारी वो परफॉर्म कर रही होगी। ओके, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, आपने हमेशा अपने प्रोसेस को जो है वो इंस्टेड ऑफ आउटपुट की बजाय आपने आउटकम की शक्ल में देखना है। इसको नॉर्मली मैं कह रहा हूँ कि हम की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, या आप कह सकते हो हमें केपीआई के परस्पेक्टिव से देखना है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इनको आप क्रिटिकल टू ये कस्टमर हो सकते हैं, क्रिटिकल टू क्वालिटी हो सकते हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल कि आउटपुट और आउटकम में डिफरेंस क्या है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आउटपुट क्या है, नंबर ऑफ items they are producing, or you can say number of product or the articles they are producing, the type of product or the type of article जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर आउटपुट के साथ जो है हमारे पास मल्टीपल आउटकम्स अटैच होते हैं। आउटकम क्या होता है, विच इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आउटपुट। ठीक है, या हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट, खासियत जो होती है हमारी आउटपुट के साथ। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, मे बी वो डिफेक्टिव हो या नॉन डिफेक्टिव हो, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये उसका एट्रीब्यूट है। वो उस प्रोडक्ट के बनने के अगेंस्ट हमें पर यूनिट कॉस्ट क्या आई है, ठीक है, हम कितने यूनिट पर यूनिट ऑफ टाइम बना रहे हैं। मल्टीपल आउटकम्स हो सकते हैं, और ये आउटकम जो है वो आपकी रिलेटेड टू योर आउटपुट भी हो सकती है, या अगर हम प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वी हैव द इनपुट, वी हैव प्रोसेस, और हमारे पास है आउटपुट। ये आउटकम जो है वो आउटपुट के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं, या प्रोसेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ठीक है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें सेटअप टाइम कितना लगा, या जिसको हम चेंज ओवर टाइम कहते हैं, वो हमारे पास कितना आ रहा है। आउटपुट जो है वो बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके प्रोसेस के या आपके आउटपुट के साथ एसोसिएटेड, जिनको आप कह सकते हो ये हमारे क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, ये हमारे क्रिटिकल टू कस्टमर, या जिनको हम क्रिटिकल टू क्वालिटी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी हमने अपने आउटकम्स लिखने हैं जो कि हमारी आउटपुट या प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है, आपने मेक श्योर करना है कि दे मस्ट बी मेजरेबल होने चाहिए।
ठीक है। सो आपने लाइक जैसे मैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ नंबर, सेटअप टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, कुड बी मिनट्स, कुड बी आवर्स, व्हाटएवर जो भी हम यूनिट रखना चाहते हैं। सो कॉस्ट हम क्वांटिफाई कर सकते हैं रुपीज की शक्ल में, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट ऑफ टाइम हम कर सकते हैं। सो आपने तो कोशिश करनी है कि वो तमाम के तमाम आउटकम्स लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब हम कह रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्सटाइल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लूं कि हमारे पास एक है जी स्विंग का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सो स्विंग प्रोसेस के अंदर जो आउटपुट है ऑब्वियसली स्टिच गारमेंट हमारे पास बन के सामने आ जाएगा, लेकिन पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं या की प्रोसेस इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं। सो वो हमारे पास सॉरी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमारे पास जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं DHU डिफेक्ट पर 100 यूनिट, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास हो सकता है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, हमारे पास हो सकता है जी लीड टाइम कितना है हमारे, या स्विंग टाइम हमें टोटल कितना लग रहा है, ठीक है। सो देर आर मल्टीपल KPIs और आउटपुट जो कि अटैच है, बट मेक श्योर कि वो मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे अपने प्रोसेस से रिलेटेड और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी पॉसिबल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम लिखने की कोशिश करेंगे, और वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आउटकम्स हैं मेक श्योर कि वो मेजरेबल फॉर्म में हो, ताकि हम उसकी बेसिकली उनको यूज कर रहे होंगे अपने प्रोसेस की परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करने के लिए। और इन्हीं आउटकम की बेसिस के ऊपर फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हैं। लाइक जैसे हम कहें कि मेरा जी करंट DHU जो है वो 10% आ रहा है, ओके। सो अब हम अपना ऑब्जेक्टिव क्या सेट करेंगे कि जी नेक्स्ट 5 मंथ्स में मुझे इसको रिड्यूस करके 6% के ऊपर लेके आना है। सो दैट मीन हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन आर आइडेंटिफाइड की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बेसिस के ऊपर। इसी तरीके से मैं टेस्टिंग डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले रहा हूँ, हम परचेज डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सो हम हर प्रोसेस का सेपरेट से जो है वो आउटकम्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं या जो क्रिटिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी उस आउटपुट के साथ अटैच, ओके। ओके, सो अब हमने करना क्या है कि वंस के मैंने वो, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। सो जैसे ही मैंने अपनी आउटपुट और प्रोसेस रिलेटेड ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए, ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि क्रिटिकल है हमारे उस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड और प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड, जब वो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है कि हमने वो सारे के सारे आउटकम्स लिख दिए। ओके, अब हमें करना क्या है कि क्या मुझे इन तमाम के तमाम आउटकम्स को लेके अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना है? नहीं, हम एक वक्त में ऑब्वियसली एक आउटकम या दो या तीन आउटकम के ऊपर मैक्सिमम काम कर सकेंगे। और मोस्टली ऑब्वियसली जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो ज्यादातर हमारा क्या होगा कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा आउटकम है या करेक्टरिस्टिक्स है उसको फोकस करने की कोशिश करें, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू या प्रॉब्लम जो हमारे पास आ रहा है। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स। और प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स के अंदर हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं अपने आउटकम्स, वो जो हमने सारे के सारे आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं अगर स्विंग टेक्सटाइल की एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसमें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जी मेरी बहुत ज्यादा हाई आ रही है, ठीक है, मुझे इसको कम करना है। मेरा मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम जो है वो बहुत ज्यादा, मुझे इसको कम करना है। हमने एक और आउटकम जो आइडेंटिफाई किया, मेरा DHUG बहुत ज्यादा आ रहा है, मुझे इसको रिड्यूस करना है। मुझे अपने फ्लो रेट को मीन प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना है, ठीक है। सो ये सारे के सारे हमारे क्या आउटकम्स हैं, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसका इम्पैक्ट जो है वो देखेंगे कि क्या हमें जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को रखना चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकें, या मुझे मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम को या DHU को या FR को, दैट इज अ फ्लो रेट, ठीक है। तो हम इसका इम्पैक्ट देख रहे होते हैं। इम्पैक्ट कुड बी इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि जी हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा अगर WIP इंक्रीज होता रहेगा, तो इसका इम्पैक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे आएगा। या इसका इम्पैक्ट हमारी कुड बी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी कॉस्ट के ऊपर क्या आ रहा होगा, हमारे जो है वो ऑर्डर डिलेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा, ठीक है, क्या हम ऑन टाइम डिलीवर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सो हम जो है वो लिस्ट ऑफ इम्पैक्ट्स
जो है वो लिख लेंगे। सो हमने ऑल पॉसिबल आउटकम्स भी देख लिए और इन प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है, जो हमने लिस्ट डाउन किए हैं उनके हम इम्पैक्ट्स भी देख रहे हैं कि अगर ये कॉन्टिन्यूसली अकर होते रहे तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा। क्या हाई WIP आने की वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, या मे बी सेफ्टी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए, ठीक है, या मे बी क्वालिटी रिलेटेड हमारे पास कुछ इश्यूज आने शुरू हो जाए। सो क्या कॉस्ट हमारी बढ़ना शुरू हो जाएगी। हम उसका क्या कर सकते हैं, हर पर्सन जो है जो आपकी चेंज मैनेजमेंट टीम है वो आइडेंटिफाई करेगी कि जी हाई WIP से कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, आपकी जी ऑर्डर डिलेज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। सो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे जस्ट जो है वो टिक मार्क कर लें या हम नंबर्स भी लगा सकते हैं। हम कह देते हैं कि जी 1 जो है इसका लो इम्पैक्ट है, 3 का मॉडरेट इम्पैक्ट है और 9 का हाई इम्पैक्ट है। तो अगर हमें कहूँ कि जी WIP बढ़ने से कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, ठीक है, WIP बढ़ने से जी ऑर्डर डिलेज हाई इम्पैक्ट आ रहा है, हम कहते हैं जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो बहुत लो इम्पैक्ट आएगा। सेफ्टी इश्यूज जो है वो हम कह सकते हैं नेक्स्ट से कि वो हमारे पास जो है वो मॉडरेट इम्पैक्ट आएगा, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। हम इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेंगे और यहाँ पे आके फिर हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल स्कोर निकाल लेंगे और देखेंगे कि किस आउटकम के अगेंस्ट सबसे ज्यादा टोटल स्कोर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सो जिसका स्कोर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम लेके हम सबसे पहले चलेंगे, ताकि हम अपने जो फ्लोर के ऊपर जो है या हमारी फैक्ट्री के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है या हमारे ऑफिस के अंदर जो इशू आ रहा है उसको हम जो है वो सबसे पहले एड्रेस करेंगे, बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट इम्पैक्ट ऑन आर फाइंडिंग ऑन द पैरामीटर सच एज कॉस्ट है, ऑर्डर डिले है, सेफ्टी है एंड सो ऑन। ओके, एक दफा हमने जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कर रहे होंगे कॉज एनालिसिस। ओके, सो लेट्स से मैं कहता हूँ, जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ कि हमने जो प्रॉब्लम हमारी टीम ने डिसाइड किया वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, ठीक है, या ऑर्डर डिले का हमारा मसला है। अब मेरा ये क्या है, दैट इज माय प्रॉब्लम और यू कैन से माय अफेक्ट है, ठीक है, और मुझे अपने इस बेसिकली प्रॉब्लम के अगेंस्ट कॉजेज को आइडेंटिफाई करना है। सो कॉजेज को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हैं। सो वन ऑफ द टेक्निक इज द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, या इसको हम फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। ओके, सो फिश पोंड डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे मेन कॉजेज, ठीक है, कि मेजर कॉजेज क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम क्यों ज्यादा हो रहा है, ठीक है, मे बी ड्यू टू द मैन रिलेटेड इश्यूज हो, मे बी ड्यू टू द मशीन रिलेटेड इश्यूज हो, ठीक है, मे बी ड्यू टू द मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज हो, ओके, maybe due to the material related issues हो, maybe due to the method related issues हो, maybe due to the mother nature which mean environment related issues हो, okay, money related issues हो सकते हैं। So हम क्या करेंगे, हम अपने उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट कम से कम 5 दफा पूछेंगे कि व्हाई दिस प्रॉब्लम इज अकरिंग, ओके, सो उसके पीछे हमारे पास रूट कॉज क्या है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपने कॉजेज आइडेंटिफाई करनी है आप फिशबोन डायग्राम बनाएं यूजिंग वाई टेक्निक। ओके, सो लेट मी गिव यू एग्जांपल। जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो मेजर प्रॉब्लम है वो हमारे पास ये आ गया, जो हमने प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम किया था, विच इज मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। हमने कहा व्हाई दिस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम इज हाई, ठीक है, तो ये हाई क्यों आ रहा है, तो उसके पीछे नंबर 1 कॉज हमने कहा दी, दैट इज ड्यू टू आर लेबर, ड्यू टू आर मैन। ओके, व्हाई कि ये ज्यादा क्यों आ रहा है, ड्यू टू हमारे मेथड की वजह से, ठीक है जी। why this problem is occurring may be another reason। ओके, सो इस क्रॉस का मतलब ये है, आपको ये बेशक ये लिखे ही ना, कि अगर हम कहें कि जी मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम इन 2 मेजर रीजंस की वजह से आ रहा है और कोई रीजन नहीं है, सो इट मीन हमें फर्दर ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। सो ये हमारे पास इस वाई का रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि ओके वाई रिलेट ड्यू टू द मैन मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम आ रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जी वो स्किल्ड नहीं है, इस वजह से वो ज्यादा टाइम लगा रहा है टू परफॉर्म द वर्क। इस वजह से हमारे पास जो है वो
ड्यू टू द अनस्किल्ड होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। वाई अनस्किल्ड? बिकॉज हमने उसको उस पर्टिकुलर जो वर्क है या ऑपरेशन है उसका हमने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की। ठीक है जी। ओके, सो अब हमने कहा कि जी हमने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की, किससे रिलेटेड? लेट्स से अगर स्विंग ऑपरेटर है तो हमने उसको स्विंग की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, तो हमारा उसका काउंटर मेजर क्या आ जाएगा, विच मीन हमारा रूट कॉज ये है कि हमें उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। सो दैट इज आवर रूट कॉज। इसी तरीके से हम हर एक कॉज को पकड़ लेंगे और उसके ऊपर जो है वो हम एटलीस्ट 5 दफा जो है वो वाई वाई पूछेंगे। वाई दिस वन, वाई दिस वन, वाई दिस वन, वाई दिस वन। सो जब आपके पास जो है वो फर्दर कोई कॉज ना हो तो हम वहां पे रुक जाएंगे। ओके, सो लेट मी शो यू द एग्जांपल। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जी मेरा प्रॉब्लम क्या है, दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। ठीक है, हाई लीड टाइम है या ऑर्डर डिलेज आ रहे हैं। सो व्हाई दिस वन? ड्यू टू द मैन, और यू कैन से ड्यू टू द पीपल। फिर मैं कह रहा हूँ कि व्हाई ड्यू टू द पीपल? सो एटलीस्ट 5 टाइम आपने ये पूछना है। सो हम कह रहे हैं कि इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर। फिर हम कह रहे हैं कि वाई पीपल? ड्यू टू द जी लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन की वजह से है। इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि वाई पीपल और कोई सब कॉज नहीं हमारे पास आ रही। फिर हम अब इनको पकड़ लेंगे। लाइक जैसे मैं कह रहा हूँ कि इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स क्यों है? वाई इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्किल्ड? क्योंकि हम कह रहे हैं कि जी हाई इम्प्लॉय टर्न ओवर रेट है। ठीक है, लोग बार बार छोड़ के जा रहे हैं। फिर हम ये पूछ सकते हैं हाई टर्नओवर रेट क्या है? मे बी इसकी सब रूट कॉज ये है कि जी सैलरीज हमारे पास जो है वो कम हम दे रहे हैं। ठीक है, या वट जो भी उनकी रूट कॉज हो सकती है। इसी तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि जी लेट्स से कि जी व्हाई मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम इज हाई, दैट इज ड्यू टू द मशीन। Okay, why machinery is creating the high lead time? That is due to the lack of maintenance. Why machinery is creating the high lead time? That is due to the product changeover, जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, लॉन्ग सेटअप टाइम हमारे पास आ रहा है। इसी तरीके से मेथड। ठीक है जी, वाई मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम इज हाई? ड्यू टू द मेथड। ओके, और वाई मेथड? बिकॉज हमने कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही नहीं बनाए हुए अपने काम को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, या प्रोसीजर्स हमने पुअरली डिफाइन किया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, एवरी टाइम अब प्रॉब्लम के केस पहले 5 दफा वाई पूछे। लाइक जैसे मेरे पास 4 वाइज के आंसर्स आए हुए हैं कि जी ड्यू टू पीपल इश्यूज हो सकते हैं, मटीरियल, मशीनरी, मदर, मेथड। सो हमने 4 के बाद हमने कहा और कोई वजह नहीं हो सकती। उसके बाद हमने कहा कि ओके, अब अगर मैं इसको पकड़ लूं तो अब मैंने इसके ऊपर जो है वो कम से कम 5 दफा वाई पूछना है। वाई ड्यू टू द पीपल देयर इज अ हाई लीड टाइम? हमने कहा जी क्योंकि वो अनसफिशिएंट स्किल्ड है। फिर हमने दोबारा से पूछना है वाई? ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। फिर हम पूछेंगे ड्यू टू वाई, तो हम कह रहे हैं और कोई नहीं है। फिर हम इसको पकड़ लेंगे और आस्क एटलीस्ट 5 टाइम वाई। वाई ड्यू टू द इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर। ठीक है, सो इस तरीके से हम जो है वो अपनी रूट कॉजेज तक पहुंच जाएंगे। सो विच मीन कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हमें क्या करेगा, हमें आइडेंटिफाई करवा देगा ऑल पॉसिबल रूट कॉजेज जिसकी वजह से हम समझते हैं कि लीड टाइम हाई आ रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम उन तमाम कॉजेज को जो हमने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम से आइडेंटिफाई किए हैं, विच इज ये सारी की सारी रूट कॉजेज जो है। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो ये जो सारी की सारी रूट कॉजेज आ रही हैं, इनको हमने क्या है वो अपने पास कर लेना है। ठीक है जी, लिस्ट डाउन कर लेना है। सो वो हमने यहाँ पे सारी की सारी जो है वो लिस्ट डाउन कर दी है। ठीक है जी। ओके, सो और साथ ही साथ हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे वो जो हमारी चेंज मैनेजमेंट टीम के लोग हैं उनके नाम हमने लिख दिए। अब हम हर पर्सन से पूछ रहे हैं कि आपके ख्याल के अंदर ये वाली कॉज का इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम पे कितना आ रहा है। सो ये कह रहे हैं जी 3। इसी तरीके से हमारे पास ये लिन कह रहे हैं दैट इज कि इसका इम्पैक्ट 2 है। सो रिमेंबर दैट विच मीन 1 इज लो इम्पोर्टेंस, 5 मीन हाई इम्पोर्टेंस। ठीक है जी। इसी तरीके से दिस गाय इज सेइंग कि जी ये इसका इम्पैक्ट जो है वो 4%, आई मीन इसकी इंपॉर्टेंस इस कॉज की मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम को इंक्रीज करने की। इसी तरीके से हम सेकंड कॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमने क्या किया, उनको सम कर लिया और प्रायोरिटाइज कर लिया।
सो हमें ये पता चला कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम सबसे ज्यादा हाईएस्ट आ रहा है, दैट इज ड्यू टू द कॉज नंबर सी। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, मैंने उनको हाईलाइट कर दिया कि जी ये जो दो हैं ये टॉप टू प्रायोरिटाइज हमने किए हैं कि इन दो की वजह से सबसे ज्यादा हमारे पास आ रहा है, बाकी मे बी इम्पैक्ट करें लेकिन इनका सबसे हाईएस्ट इम्पैक्ट आ रहा है हमारे मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम को इंक्रीज करने के लिए। ओके, सो वंस हमने उन रूट कॉजेज को जो है वो प्रायोरिटाइज कर लिया, अब हमारे पास जो डीएफएस का थर्ड स्टेप आ जाता है विच इज अ गोल एनालिसिस। तो गोल एनालिसिस हमने जो करना है वो हमने सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन द आउटकम या प्रॉब्लम की बेसिस पे नहीं है। लाइक जैसे मैंने कहा कि मेरा प्रॉब्लम है जी मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, अब मेरा गोल क्या है कि मुझे इस अपने मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम को जो है वो रिड्यूस करना है। ठीक है, और ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम को रिड्यूस करना है बट बेस्ड ऑन किन कॉजेज को आपने बेस बनाते हुए, किन को आपने टारगेट रखना है, किन के ऊपर आपने काउंटर मेजर्स लेने हैं। सो दैट मीन कि हमारा जो गोल एनालिसिस बनेगा वो टारगेट क्या होगा हमारा कि पीपल में हमने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। हमारा टारगेट होगा कि हमने मेथड में प्रोसीजर्स डेवलपमेंट की बात करनी है। सो ऑब्वियसली अब जो गोल सेट होगा वो बेस्ड ऑन द स्मार्ट रूल डेवलप कर रहे होंगे हम कि जी वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि जी मुझे अपने लीड टाइम को रिड्यूस करना है अप टू लेट्स से के जी 2 days। ओके, सो दैट इज माय जो है वो मैंने स्पेसिफिक उसको कर दिया। मेजरेबल है, बिल्कुल मेजरेबल है, हम उसको डेज के अंदर मेजर कर रहे हैं। सो इज इट अचीवेबल? अचीवेबल का क्या मतलब है कि क्या हम वाकई ही अपने लीड टाइम को 2 दिन कम करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं इन लेट्स से जी 6 मंथ हमने टारगेट रखा हुआ है या 7 मंथ। ठीक है, विच मीन टाइम बाउंडेड होना चाहिए। और नेक्स्ट वन इज कि रेलिवेंट होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए कि आपने ये जो गोल डिफाइन किया वो रियलिस्टिकली डिफाइन किया। ओके, सो लेट मी शो यू द एग्जांपल कि हम किस तरीके से गोल डिफाइन करेंगे। ओके, सो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले फ्लो चार्ट की हेल्प से मैं इंडिकेट करूं अपना गोल। हमने कहा कि जी मेरा प्रॉब्लम था हाई लीड टाइम। ओके, सो मेरे गोल क्या है बेस्ड ऑन द कॉजेज कि मैंने अपने एम्प्लॉयज की मोटिवेशन को जो है वो इंक्रीज करना है, क्योंकि वन ऑफ द कॉज जो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ था वो हमने आइडेंटिफाई किया था कि जी वो हमारे पास मोटिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, ओके, सो हमने क्या कर लिया जी, हमने वन गोल कर लिया कि मैं अपनी एम्प्लॉयज की मोटिवेशन को, ऑपरेटर्स की मोटिवेशन को इंक्रीज करूंगा जिसकी बेसिस की वजह से हमारा लीड टाइम रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जी मैं अपना डीएचयू परसेंटेज कम करने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरा डीएचयू कम होगा ऑब्वियसली हमें रीवर्क कम करने पड़ेंगे, हमें हमारे पास क्वालिटी इश्यूज कम आना शुरू हो जाएंगे, तो हमारा लीड टाइम जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तीसरा क्या है कि हम कहेंगे कि हम अपना WIP वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी को जो है वो 20% कम करने की कोशिश करेंगे बाय प्रॉपर वर्कलोड प्लानिंग, मीन लाइन बैलेंसिंग वगैरह करते हुए। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने तमाम के तमाम पॉसिबल गोल्स लिख लिए। ठीक है, एंड देन बेस्ड ऑन दोज गोल अब हम क्या कर रहे हैं, हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, डिस्कस ऑल गोल्स एंड कम अप विद अ कॉमन गोल। अब वो एक गोल हो सकता है, ठीक है, या हम 2 गोल्स को या 3 गोल्स को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हमने कहा है कि हम अपने लोगों को मोटिवेट करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ हम अपनी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी को टारगेट करने की कोशिश करेंगे बाय डूइंग द प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, और अगर हम ये करने में जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हमारा जो है वो लीड टाइम जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज आवर गोल, improving the motivational level from let's say currently हमारा motivation level implies का हमने मेजर किया वो 7% है, अप टू आउट ऑफ 10 7 पे है। हम इसको इंक्रीज करके 8 या 9 पे लेके आएंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम जो है वो कितना कम हो जाएगा, मे बी 1 day और 2 day हमारा कम हो रहा होगा। ओके, सो जैसे ही अब हमने गोल एनालिसिस कर लिया, सो उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या है कि हमने सब करना है जी, सॉल्यूशंस की फाइंडिंग करनी है, मीन ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। क्योंकि हमारी चेंज मैनेजमेंट टीम में मे बी 5 लोग हैं, 6 लोग हैं या 7 लोग हैं, वो हमें माइट बी पॉसिबल डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो जैसे हमने कहा कि जी वन ऑफ
द सोल्यूशन जो हमने कॉज निकाला था दैट इज द लैक ऑफ मोटिवेशन थी, ठीक है। और हमने कहा कि हमने मोटिवेशन को इंक्रीज करना है, तो उसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला, हमने कहा हम अपने लोगों को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। एक बंदा कहता है ओके सो अब ट्रेनिंग देंगे तो कैसे देंगे, क्या हम एक्सटर्नल ट्रेनर बाहर से कॉल करके उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे, या हम इंटरनल ट्रेनिंग उनकी देंगे, या हम उनका एजुकेशन लेवल बेहतर कर दें तो उनकी मोटिवेशन बेहतर होगी। सो वट एवर, सो इट माइट बी पॉसिबल कि ईच कॉज के अगेंस्ट या आपके जो हमने कहा है कि उसके अगेंस्ट मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हर टीम मेंबर हमें डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और ऑब्वियसली वो सारे के सारे सॉल्यूशन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है उनमें से कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट हमें लगता है जिसको हम अप्लाई करें ताकि हम जो है वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो विच मीन हमें स्टेप नंबर 5 करना है विच इज एग्री ऑन द सॉल्यूशन, जो कि हम वोटिंग बेसिस पे कर सकते हैं। लाइक लेट मी गिव यू द फाइंडिंग द सॉल्यूशन स्टेप नंबर 4 फर्स्ट, फिर हम दोबारा से 5वें स्टेप की बात करते हैं। ओके सो जैसे मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम हाई आ रहा है और हमने गोल सेट किया था कि हम अपने एम्प्लॉयज का मोटिवेशन लेवल बढ़ाएंगे और अपने वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी को रिड्यूस करेंगे। सो हमने कहा कि बेसिकली मोटिवेशन लेवल किसकी, ऑपरेटर की, दैट इज मैन इज द मेन कॉज। WIP क्यों बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हमारा जो मेथड है मीन प्लानिंग प्रोसीजर जो है वो ठीक नहीं है। तो हमने कहा ओके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, कि क्या एक पर्सन कहता है कि जी सैलरीज इंक्रीज कर दें, सेकंड पर्सन कहता है जी हम रिवॉर्ड सिस्टम कोई जो है वो प्रोवाइड कर दें, रिकॉग्निशन सिस्टम सच एज कि हम सर्टिफिकेट्स दे दें या कोई अवार्ड दे दें, ठीक है, या रिवॉर्ड प्रोवाइड कर दें, या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुला के उनको जो है वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर दें। सो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस हमने लिख लिए जो कि हमारी टीम मेंबर हमें प्रोवाइड कर रही है। ओके इसी तरीके से हमने कहा मेथड को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। सोल्यूशन आया कि जी हम जो वर्क स्टेशन को मीन ऑपरेटर्स को टास्क असाइन करेंगे वो बेस्ड ऑन द टैक टाइम असाइन करेंगे या बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच असाइन करेंगे। एंड सेकंड सोल्यूशन आया कि देन हम लाइन बैलेंसिंग करेंगे ताकि हम अनइवननेस जो है वो पोर प्लानिंग को जो है वो कम कर सकें, ठीक है, वर्कलोड इक्वली डिवाइड कर सकें। सो अब हमने क्या करना है, एग्री ऑन द सोल्यूशन कि जी हम लोगों के मोटिवेशन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या हम इंक्रीज सैलरी करें या हम ये काम करें रिकॉग्निशन वाला या हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। इसी तरीके से अब प्लानिंग में हम कहते हैं कि जी हम इन दोनों को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ओके हम यहाँ से इन दोनों सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करेंगे या किसी एक सॉल्यूशन को अडॉप्ट करेंगे, विच इज बेसिकली एग्री ऑन द सॉल्यूशन, जो कि हम अपने चेंज मैनेजमेंट टीम के लोग वोटिंग दे सकते हैं कि किस सॉल्यूशन को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके वंस के हमारा जो स्टेप नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो गया, फिर हमने क्या करना है, हमने बना लेना है जी अपना एक्शन प्लान। ओके सो आपका ये जो एक्शन प्लान है दैट मस्ट बी हमने क्लियरली डिफाइन करना है कि जी हमने क्या स्टेप्स लेने, मीन कौन से काम करना है हमने, ओके कौन करेगा, मीन रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, हम डेडलाइंस डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है, और हम रेगुलर मीटिंग के अकॉर्डिंगली फिर अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे होंगे। सो एक्शन प्लान का कुछ जो फॉर्मेट है वो हमारे पास इस तरह का होगा, लाइक वी कैन राइट डाउन द प्रॉब्लम, ठीक है, मेन प्रॉब्लम कहते हैं जैसे हाई मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम हमारा जो है वो प्रॉब्लम था। ओके सो रेलेवेंट केपीआई क्या है जी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम मेरा केपीआई है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड हमारी एफिशिएंसीज बेहतर होगी, अगर ये हम करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। ओके इसी तरीके से और भी जो पॉसिबल्स हैं, सो इसी तरीके से हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जी इस रेलेवेंट केपीआई के अकॉर्डिंगली हमारा जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा था उसके अगेंस्ट कॉजेज क्या है, बट एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं बेसिकली लिस्ट ऑफ टीम मेंबर्स। बट एक्शन प्लान के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज दिस वन, कि हम क्या करेंगे कि क्या करना है, मीन व्हाट एक्शन वी आर गोइंग टू टेक। सो लाइक जैसे हमने कहा हम सोल्यूशन पे एग्री किए, हमने लोगों को ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, और हमने कहा कि हम उन्हें मोटिवेशनल जो है वो स्पीकर को बुला के हम उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट एक्शन विच वी विल टेक। अब अगर हमने आगे बताना है कि ये कौन पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर को अरेंज करेगा, मीन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टास्क को परफॉर्म करने की,
डेडलाइन क्या है, कब तक हम इस प्रॉब्लम को जो है वो मीन इस टास्क को परफॉर्म कर लेंगे। ओके, देन द टारगेट केपीआई विच इज मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। ओके, देन हमारे पास सेकंड आ जाएगा। सेकंड क्या है जी, दैट इज कि जी लेट्स से एग्रीड में ये है कि हम अपनी लाइन बैलेंसिंग करेंगे बेस्ड ऑन सैम और बेस्ड ऑन द टेक टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सो हमें यहाँ पे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन कर रहे होंगे। लेट्स से मे बी हमारा हेड ऑफ आईई की जिम्मेदारी है, कब तक वो करेगा। सो इसी तरीके से हम याद रखिएगा जब भी एक्शन प्लान बनाना है वो हमने बनाना है 3 W's के अकॉर्डिंगली, विच इज what task we have to perform, who is the responsible, ओके और कब तक ये उसको परफॉर्म कर लेगा। सो आई होप कि आपको आइडिया हो गया है कि बेसिकली 6 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी क्या है जो डायलॉग फॉर सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच।